सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह और हम पढ़ रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में लीवर को पढ़ रहे हैं। लीवर में हमने कोलेथिसिस को जाना, SGOT SGPT क्यों बढ़ता है ये जाना, हेपेटोमेगली क्या है यहाँ तक हम समझ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे हेपेटोमेगली के बाद हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस भी हमने पढ़ चुके हैं, बट आज पढ़ेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर को। सिरोसिस ऑफ लीवर बोलने से ये तो ज्ञात हो जाता है कि सिरोसिस कंडीशन क्या होती है। ख़ास तौर पे यकृत में जब सिरोसिस हुआ हो, सिरोसिस ऑफ द लीवर कंडीशन जनरेट हुई हो, तो इसको हिंदी भाषा में जर्नी यकृत रोग के नाम से जाना जाता है। हार्डनिंग ऑफ द लीवर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोसिस टिश्यू, अर्थात तंतु उत्तक के बन जाने के कारण यकृत का कठोर हो जाना यकृत सिरोसिस अथवा सिरोसिस ऑफ लीवर कहलाता है। यकृत का एक ये क्रोनिक कंडीशन है। यकृत सिरोसिस अनेक कारणों के द्वारा उत्पन्न क्रोनिक और विस्तारित व्याधि है। इसका डिफ्यूजेबल डिजीज़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें यकृत के सारे जो टिश्यू होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें यकृत का आकार जो होता है उसमें अंतर आ जाता है, और इसमें शौत्रिक उत्तक जो होते हैं, फाइब्रोसिस टिश्यूज़ जो होते हैं, उसका अधिक निर्माण होने लगता है। इसको एनलार्जमेंट ऑफ लीवर के जो केसेस होते हैं उसमें आगे चल के सिरोसिस ऑफ लीवर देखने को मिलता है। रोग के जो प्रमुख कारण हैं उसको पहले जान लेते हैं। जो लोग अति अल्कोहलिक होते हैं, इसके विपरीत पौष्टिक भोजन और व्यायाम बहुत कम करते हैं, या जो अल्कोहलिज्म को बिलोंग करते हैं, जिनको माल न्यूट्रिशन को पोषण हुआ हो, भोजन में प्रोटीन की कमी रहती हो, सक्रिय क्रोनिक लीवर सिरोसिस जो कि स्त्रियों में अधिक होता है, सक्रिय एक्टिव की बात हो रही है ना। एक्टिव सिरोसिस ऑफ लीवर में जो पित्त नलिकाएं होती हैं उसमें अवरोध भी एक कारण है। मलेरिया ज्वर के बार बार आक्रमण करने के वजह से हृदय रोग, स्कारलेट फीवर, डिसेंट्री, उपदंस, खसरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स जिसको छोटी माता भी कहते हैं, आदि रोगों का लंबे समय तक रहना भी एक कारण हो सकता है। संक्रमण वाले स्थान में कोई व्यक्ति निवास करता हो लगातार तो हो सकता है। गठिया इत्यादि जो डिजीज़ होता है, जो गाउट होता है, उस कंडीशंस में भी कई बार देखने को ये मिलता है। बच्चों में जो सूखा रोग होता है उसमें भी देखने के एक कारण है। नमक, गर्म मसाले का जो लोग अधिक सेवन करते हैं उन्हें भी ये कंडीशंस डेवलप होती है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसमें जो प्रमुख लक्षण देखने को मिलते हैं, रोग स्त्रियों की अपेक्षा में ये पुरुषों को अधिक होता है। प्रारंभ में कोई लक्षण नहीं दिखते, कुछ समय के बाद भूख मर जाती है,
उल्टी जैसे महसूस होता है, पेट कई बार फूल करके गुब्बारे जैसा हो जाता है, अकड़ जाता है, टेंडरनेस रहता है उसमें। कॉन्स्टिपेशन भी जनरेट हो जाता है कई बार, मुंह में खट्टा पानी भरा हुआ महसूस होता है, कभी कभी वोमिटिंग, और कई बार वोमिटिंग के साथ कभी कभी ब्लड भी आता है। लीवर पेनफुल हो जाता है। इसमें महिलाओं को एमसी जो होता है वो बंद हो जाता है। ऐसे कंडीशन में लोग गलती करते हैं कि यूट्रस से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो। कई बार लीवर बढ़ा हुआ मिलता है और कई बार स्प्लीन भी देखने को मिलता है कि बढ़ा हुआ है। छाती और जो एब्डोमेन होते हैं उसकी जो उपस्थिति जो होती है वो सुपरफेशियल वेन मोटी और उभरी हुई देखने को मिलती है। कभी कभी खूनी बवासीर भी देखने को मिलता है। इंसोमानिया हो सकता है, मंद मंद फीवर रहता हो, पैरों में सूजन हो, एसाइटिस डेवलप हुआ हो, मूत्र कम आ रहा हो, भार में कमी हो, वजन लॉस हुआ हो, व्यक्ति का हो रहा हो, और लीवर के जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन होती है उसकी पसलियों के ऊपर जब आप टच करेंगे हाथ से तो ऐसा महसूस होगा जैसे वहाँ पे खुरदुरा या गांठ में कुछ प्रतीत होता है टच करने से। लीवर के किनारे की जो कोण होते हैं उसको स्पर्श करने से ऐसा लगता है वहाँ पे जैसे गोलकार कोई वस्तु है। दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाता है व्यक्ति, और आँख और जो मुंह होता है, मुंह जो होता है वो ऐसे पिचक जाता है। ये जो दोनों गाल है वो पिचका हुआ महसूस होता है, जबकि आँखें अंदर की ओर घुसी हुई महसूस होती है। और कई बार आँख के जो ये पोर्शन होता है यहाँ डार्क सर्कल टाइप देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट को। तो क्रम अनुसार लक्षण की जो प्रगति होती है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करूँगा। प्रारंभ में भूख न लगना, अरुचि आदि। बहुत दिनों तक भूख न लगने से शरीर जो होता है वो कृश और पांडु रूप हो जाता है। उसके बाद पेट भारी रहने लगता है। आफरा, अतिसार और मल अवरोध जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अनेक बार पेट का जो हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन होता है वहाँ पे दर्द, और कई बार स्किन को छूने से ऐसा लगता है जैसे ड्राई स्किन हो गई है। और लीवर के ऊपर के जो शरीर की जो स्किन होती है उसमें फैली हुई सिराओं का जो जाल होता है अथवा खुली त्वचा जो होती है वो फूली हुई, और जो धमनियाँ होती हैं, वेंस जो होती हैं वो सूक्ष्म छोटी जो जाल होती है, जैसे कैपलरीज आपने पैर के एड़ी को देखिएगा, किनारी वाला जो पार्ट होता है, या उंगलियों में देखिएगा कैपलरीज देखने को आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे पड़ा हुआ दिखाई देता है। स्किन और जो नाखून होते हैं वो पीलेपन को लेकर के होते हैं। उसके बाद जो लीवर होता है और जो स्प्लीन होता है उसका साइज बढ़ना प्रारंभ होता है। नाभि पर तथा कभी कभी उसके ऊपर की जो सिराएं होती हैं, वेंस होती हैं, वो फैली हुई महसूस होती हैं। नाभि के आसपास कभी कभी जो सिरा होते हैं, वेंस होते हैं, उसका गुच्छे का निर्माण हो जाता है। इसमें
कई कंडीशंस होते हैं, जैसे ब्लड वोमिटिंग हो सकता है, 10% रोगियों में देखने को मिलता है। कभी कभी मुंह से भी खून की उल्टी होती है। यदि रोग बढ़ता ही जा रहा है तो उस कंडीशन में एसाइटिस या लंग्स में प्लूरल इन्फ्यूज़न देखने को मिल सकता है। और इसके लक्षण जो होते हैं वो आप जब सीवीसी टेस्ट कराएंगे तो सीवीसी में डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, उसमें आप ल्यूकोसाइट को देख करके आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर 20 से नीचे जा रहा है तो डेंजरस है, 17 से नीचे गया तो कैंसरस है, 10 से नीचे गया तो एसाइटिस डेवलप हो चुका है, और 7 से नीचे गया मतलब व्यक्ति की डेथ नियर अबाउट विद इन 1 वीक हो सकती है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। एसाइटिस के साथ साथ में जो गड्ढे होते हैं पैर जहाँ पे मिट्टी तलवे में, वहाँ पे और जांघों में आप देखेंगे तो हल्का सा स्वेलिंग दिखाई देता है, ये भी एक लक्षण है। हार्ट की जो हार्ट रेट होती है, पल्स रेट होती है, पल्स हार्ट जो होता है वो ब्रेडिकार्डिया को बिलोंग करेगा, जबकि पल्स जो है वो हाइपर हो जाएगी और उसमें जो भार होगा, वजन होगा, वो बहुत हल्का होगा, उसमें कमी होगी। रोग के बढ़ने के साथ साथ में 40% रोगियों को शाम के टाइम हल्का हल्का फीवर, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें शाम के टाइम हल्का हल्का फीवर 99.4 तक हो सकता है। पेशाब जो होती है, मूत्र का मात्रा जो होता है वो कम हो जाता है, गहरे रंग वाला होता है, और कई बार इसमें जब आप यूरिन टेस्ट कराते हैं तो यूरिन आरएम कराते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि एल्बुमिन डिस्चार्ज हो रहा है। 50% रोगियों में हल्का जॉन्डिस भी आ जाता है, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ मिल सकता है, और कई बार सीरम बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। अगर कैंसरस नहीं होगा तो 30 से नीचे दिखाएगा, बट कैंसरस होगा तो 34 38 तक भी सीरम बिलिरुबिन देखने को आपको मिल सकता है। ब्लीडिंग की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रायः नाक और मसूड़ों से रक्तस्राव होता है। ये तब होता है जब प्लेटलेट काउंट 28,000 से भी नीचे चले जाए। शरीर का रंग जो होता है वो हल्का श्याम वर्ण का हो जाता है, कालापन दिखाई देने लगता है। जब लीवर अधिक रोगाणु हो जाता है तब वह अपना कार्य करना बंद कर देता है तथा टॉक्सीमिया हो करके कंपन और कई बार कोमा और कई कंडीशंस में पेशेंट जो होता है वो डेथ को प्राप्त हो जाता है। इसमें एक याद रखने वाली पॉइंट है, रोगी की प्रारंभिक स्थिति जो होती है वो फाइब्रोसिस होने से लीवर का जो आकार होता है वो एनलार्ज देखने को मिल सकता है। 165 170 तक देखने को मिल सकता है फैटी लीवर ग्रेड 1 के साथ। जब उससे भी अधिक ये फैल जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे संकुचित आकार का वो हो जाता है। रोग की पहचान सिरोसिस ऑफ लीवर अधिकतर शराब पीने वालों को होता है। रोगियों की उम्र जिनकी 30 वर्ष के आसपास की आयु हो, विशेषकर पुरुष हो सकते हैं। 35% रोगियों में सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसमें ESR बढ़ा हुआ मिलेगा, फीवर जिसमें 102.5 से ऊपर बढ़ा हुआ मिलेगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जब आप डायग्नोसिस करने के बाद ट्रीटमेंट करेंगे
तो ट्रीटमेंट करते के समय यदि रोगी से आप पूछा जाए कि जो ब्लड वोमिटिंग होने में उसमें व्यक्ति को खींचा हुआ दर्द होता तो नहीं है, अगर होता है तो उसमें अल्सर के भी लक्षण उपस्थित होंगे, उस कंडीशन में सिरोसिस का रोगी जो है वो कंफर्म समझ जाइएगा कि व्यक्ति को सिरोसिस प्रेजेंट है। यदि कोई रोगी एसाइटिस से पीड़ित हो और उसके पेट के नीचे की जो वेंस होती हैं, सिराएं होती हैं, वो उभरी हुई दिखाई दे तो उसको पहले ब्लड वोमिटिंग कराना है। वोमिटिंग करेगा, उसमें ब्लड निकलेगा, और हो चुका होगा तो ज़रूर ब्लड बिल्कुल निकलेगा। तथा जो पक्का शराबी जो लोग होते हैं, जो अल्कोहलिक होते हैं, उसे सिरोसिस का रोगी डॉक्टर आसानी से समझ जाता है कि व्यक्ति को सिरोसिस ऑफ लीवर है। इसके परिणाम क्या होंगे रोग के? रोग का परिणाम जो होता है वो पूर्व अनुमान अच्छा नहीं माना जाता है, डेंजरस कंडीशन होती है। जॉन्डिस, एसाइटिस, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो नीचे का जो होता है वो नीचे की ओर जाने लगता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। बढ़ा हुआ लीवर संध्या में और ठीक होने की जो व्यक्ति की आशा होती है वो कम हो जाती है। यदि 1 माह तक चिकित्सा से लाभ न मिले तो भविष्य अच्छा नहीं माना जा सकता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, उनका मद्यपान टोटल ब्लॉक कराना होता है, एवं तीव्र आहारों का जो सेवन होता है जिसमें मिर्ची, मसाले और बोलना चाहिए अल्कोहल होता है, इसका सेवन पूर्ण रूप से बंद करना जरूरी हो जाता है। ठीक होने की अगर आशा लगती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति को अल्कोहलिक नहीं होने देना होता है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कोई ले रहा है तो उसका तत्काल उसको रोकना चाहिए। इसमें एक पॉइंट है जो कि नोट करने वाली पॉइंट है। रोग का निदान कठिन जरूर है, प्रारंभ में विशेषज्ञ भी इसका निदान नहीं कर पाते हैं, इसलिए चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के पास 90% जो पेशेंट आते हैं वो इधर उधर से ट्रीटमेंट कराने के बाद जो सक्सेस रिजल्ट में नहीं मिला रहता है वही लोग आते हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आपके पास रिपोर्ट है तो रिपोर्ट के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट कीजिए। आपको मालूम है लीवर की मेडिसिन कौन सी होती है? S5, अगर एनाटॉमिकल चेंजेस हुआ है तो C5, इसके अंदर हार्ट सेल्स आए हैं तो A2, पेन है तो F2, F1 का भी यूज़ आप कर सकते हैं ओरल में करना चाहें तो, बट अगर एक्सटर्नल में कर रहे होंगे तो F2 का ही उपयोग कीजिएगा, क्योंकि पेशेंट का जो पेन होता है वो इससे रिड्यूस होता है, कम होता है। इसके अलावा में P2 या G दोनों में से किसी एक का या दोनों में से जो मात्रा यूज़ करेंगे उसकी मात्रा कम या ज़्यादा दोनों में से होनी चाहिए, इक्वल पार्ट में मेडिसिन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। सपोज़ मान लेते हैं आप D6 बना रहे हैं, D7 बना रहे हैं, तो जैसे अगर P2 को आप ले रहे हैं 4 बूंद तो आपको G को लेना होगा 6 बूंद, या G को ले रहे हैं 4 बूंद तो P2 को लेना होगा 6 बूंद। ये ध्यान में रखिएगा इस बात को, विशेष तौर पे दोनों को बराबर मात्रा में मत लीजिएगा, डेंजरस कंडीशन डेवलप हो जाती है। चिकित्सा की अगर हम विधि की बात करते हैं, रोग की चिकित्सा की अवस्था पर व्यक्ति की कंडीशन के ऊपर निर्भर करती है। लीवर
अगर एक्सट्रैक्ट हुआ है तो वहाँ इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए पेशेंट को। अगर आपके क्लोज में है तो बिल्कुल अवॉइड कराना चाहिए, फिर भी नहीं माने तो मर्जी उसकी। एक कंडीशन होती है जिसमें यदि मुंह से व्यक्ति खून की उल्टी कर रहा हो या उल्टी आ चुकी हो तो रोगी को आप चाहें नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं तो सीनियर का हेल्प लीजिए, और नहीं संभाल पा रहे हैं तो सरकारी अस्पताल फॉरवर्ड कर दीजिए पेशेंट को। नहीं संभाल पा रहे हैं इन द सेंस आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो, बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में पेशेंट क्यूरेबल नहीं है। सिरोसिस ऑफ लीवर चाहे हेपेटाइटिस पूर्ण रूप से न्यूट्रल होता है। इसमें यदि रोगी को बार बार स्वेलिंग हो रहा है, एसाइटिस डेवलप हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, और साथ में दूसरे मिले जुले एक दो डिजीज़ 1 महीने 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद अगर जनरेट हो रहे हैं तो कंडीशन जो है वो सीरियस है, और ऐसे कंडीशन के पेशेंट को विश्राम कराना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें सहायक चिकित्सा के तौर पे, तो सहायक चिकित्सा के तौर पे सिरोसिस की जो रोगी होते हैं उसमें अधिक प्रोटीन वाला पौष्टिक आहार, विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में देना चाहिए भोजन के 10 मिनट से 15 मिनट के बाद। किसी भी शराब का पूर्ण निषेध होना चाहिए। कोई ये ना बोले कि भाई मैं तो प्लेन पी रहा हूँ, मैं मसाला पी रहा हूँ, मैं फला पी रहा हूँ, मैं ढिमका पी रहा हूँ। अल्कोहल नॉट अलाउड। तो जब अल्कोहल अलाउ ही नहीं होगा तो पेशेंट को आप ट्रीटमेंट करने के बाद आसानी से क्योर भी कर सकते हैं। भोजन सुपाच्य, प्रोटीन या विटामिन्स युक्त होने चाहिए। 100 ग्राम प्रोटीन नित्य आवश्यक होता है। दूध व्यक्ति को ठंडा दूध, मतलब आपने गर्म किया है तो गरम गरम दूध नहीं देंगे और हाइपर एसिडिटी जनरेट कर देगा। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को दूध गर्म कर लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, फ्रिज में मत रख के ठंडा कीजिए, सादा बाहर रख देंगे, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। उस दूध का सेवन व्यक्ति को कराएं। नित्य इसमें कुछ मिठाई वगैरह भी, जैसे छेने का रसगुल्ला होता है, उसको खिला सकते हैं। मांसाहार भोजन बंद करना होता है, बट मछली का सेवन आप वहाँ पे करा सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, मछली अगर किसी को खिला दी हैं तो 6 घंटे से पहले दूध ना पिलाएं, और अगर आपने दूध पिया है तो 6 घंटे के अंदर मछली का सेवन ना करें। सिरोसिस ऑफ स्किन डेवलप हो जाएगी, सोराइसिस जिसे कहा जाता है। नमक का उपयोग बहुत ही कम, आंशिक रूप से करना चाहिए, और अगर ऐसे करने की ज़रूरत पड़ रही है तो पोटेशियम क्लोराइड आता है, सेंधा नमक बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, उसका सेवन आप कर सकते हैं। इससे नुकसान न के बराबर होगा। लीवर अगर एक्सट्रैक्ट हुआ है, अथवा लीवर की बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे, तो लीवर टॉनिक एक उत्तम व्यवस्था है कंडीशन को सुधारने के लिए। इसमें विटामिन, मिनरल्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बॉडी को प्राप्त होता है। आप चाहें तो S5, P2, Ven1, GE का यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं। दर्द हो तो F1 ओरल में, और अगर एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हो तो F2 का प्रयोग यहाँ करना चाहिए। हेपेटिक कोमा की कई बार स्थिति जनरेट हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन जिसमें हेपेटिक कोमा की स्थिति जनरेट हुई हो, वहाँ पे व्यक्ति को पानी जो होता है वो 2 से 3 लीटर के आसपास पिलाना चाहिए, अथवा पेट में
महसूस करना चाहिए कि पेट में पानी उतर रहा है या नहीं। कई बार नहीं हो पाता है तो इस कंडीशन में ट्यूब डालते हैं, कैथेटर, और 20% जो ग्लूकोज का जल स्तर होता है वो 2 लीटर तक बूंद बूंद करके देते हैं व्यक्ति को। आंत की स्वच्छता के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट और NH2 गैस का उपयोग कर सकते हैं। H2, C15, GE और BE मिला करके और अल्टरनेट में S-लास 10 मिनट के बाद लेने से उत्तम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चिकित्सा के संबंध में अगर हम बात करें तो कुछ आवश्यक दिशा निर्देश है इसमें। विकृत को न होने दें और विशेष रोगी का ध्यान आवश्यक है, जिसमें माल न्यूट्रिशन को रोकना होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन को दूर करना होता है। अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो A3B का आप 10 बूंद आधा कप गर्म पानी में मिला करके पिलाएंगे। और अगर व्यक्ति को आरंभिक अवस्था में मैग्नीशियम या फोलिन की कमी हो रही हो तो वहाँ पे S11 का उपयोग आप कर सकते हैं। कई बार मस्तिष्क के अंदर भी इसके वजह से, डिजीज़ के वजह से कंडीशंस भ्रमित आती है, वर्टिगो जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। तो आज आपको क्लास कैसी लगी मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और एक विशेष सूचना है, 17 नवंबर 2024 को भिलाई अगर आप आ सकते हैं, जिसमें मैं नेक्स्ट वॉइस मैसेज इसके लिए डालता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैथटीजी, जय नासक मेथोडोलॉजी।